हाय स्टूडेंट्स ये सेमेस्टर का अपना लास्ट चैप्टर जो बाकी है, तो टुडे विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट दैट एंड इन 1 or 2 lectures we'll be trying to complete that. Okay, as we have MCQ pattern this time, तो more MCQ pattern related questions I am going to solve. So लास्ट चैप्टर जो हमारा बाकी है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बाकी है, वो है कंपनी फाइनल अकाउंट्स. अभी फाइनल अकाउंट्स तो आपने हर साल किया हुआ है स्टूडेंट्स. फाइनल अकाउंट्स मीन्स व्हाट? द अकाउंट्स विच इज प्रिपेयर्ड फाइनली. साल के आखिर में जो अकाउंटिंग करता है, या हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी को साल के आखिर में अपने अकाउंट्स सम अप करने पड़ते हैं. मतलब फाइनल अकाउंट बनाना होता है. द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाइनल अकाउंट इज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द बिजनेस पोजीशन. ये बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितने असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, वो उनको कैसे पता चलेगी? बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स. There are many more objectives behind that, but these are the two main objectives. So every year end, every company tries to prepare a final account, okay, and it is to be audited by an external chartered accountant, which is submitted to the shareholders at the annual general meeting, to the shareholders, investors, yeah, any people which are directly, indirectly related to the company. So that is the importance of final account. तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है, वर्टिकल फॉर्मेट, जिसमें हम लोग को फाइनल अकाउंट्स करना है. फाइनल अकाउंट्स मतलब आपको वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल पीएनएल अकाउंट बनाना है. बैलेंस शीट तो हमने बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी देखी है, बायबैक ऑफ शेयर्स में देखी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देखी है, तो वो सेम बैलेंस शीट बनानी है. नया पार्ट यहाँ पर क्या है मालूम स्टूडेंट्स? नया पार्ट यहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने देखा नहीं है. तो वो अभी मैंने यहाँ पर ऐसे MCQ बेस्ड, अगर अभी हमारा एग्जाम्स है दिस टाइम, सो आई एम ट्राइंग टू कवर अप 1 क्वेश्चन ऑफ बैलेंस शीट एक्सक्लूसिवली एंड 1 क्वेश्चन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सक्लूसिवली, ताकि आपको डिटेल में वो समझ में आ जाए. तो आज हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग इनकम स्टेटमेंट में फोकस करेंगे. सो दैट विल हेल्प यू फॉर MCQ पैटर्न क्वेश्चंस आल्सो. सो फाइनल अकाउंट्स में बाकी रूल्स वैसे ही होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ट्रायल बैलेंस दिया होगा आपको. ट्रायल बैलेंस आइटम विल हैव 1 इफेक्ट. एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट होंगे. एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट क्यों होते हैं और ट्रायल बैलेंस का 1 इफेक्ट क्यों होता है? तो बिकॉज ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी द थिंग्स आर इनटू द बुक्स, सो वी डू ओनली द पोस्टिंग इफेक्ट वी डू. So that is why only 1 effect. Either it will go to balance sheet or to the profit and loss account. Adjustments means what? Adjustments means those transactions which are unrecorded, yeah, which are wrongly recorded in the books of account. So we have to incorporate those transactions into books of accounts. So books में लेकर आएंगे तो we follow double entry bookkeeping system, and as we know double entry bookkeeping system में 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट होता है. तो एडजस्टमेंट के इसलिए 2 इफेक्ट होते हैं. तो बाकी पूरे रूल्स वही है. ट्रायल बैलेंस दिया होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट. नया चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, तो वो सही जगह पर आपको सभी चीज़ लिखनी है. फटाफट वो जो मैंने आपको फोटो भेजा है, ओके, बैलेंस शीट का, जो पहले भी भेजा था और अभी भी भेजा हुआ है, तो वो आप अपने सामने रखो. मैं फटाफट एक बार वापस से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आती है. सो बैलेंस शीट में आप देखोगे, सो हम लोग जो वैसा वाला बैलेंस शीट बनाते हैं, तो लाइबिलिटी साइड ऊपर आ गए, असेट साइड नीचे आ गया. सो यहाँ पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, रोमन नंबर 1, उसमें शेयर होल्डर फंड्स, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आएगा. रिजर्व्स में सब टाइप के रिजर्व्स आ जाएंगे, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR, कैपिटल रिजर्व्स, एवरीथिंग. फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती है उसमें, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. ओके, ये 3 आइटम आती है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या आएगा? सब जो भी बैंक से लोन वोन लिया लंबे समय तक, डिबेंचर्स है, ओके, वो सब उधर आ जाएगा. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा? तो जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें हैं ना, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, ग्रेचुटी, वो सब उधर आ जाएगा. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ज्यादातर इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो इधर आ जाता है. देन कम्स करंट लाइबिलिटी, उसमें 4 चीज है. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटीज. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में तो आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके. ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में बेसिकली वी टेक ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. और अदर करंट लाइबिलिटीज में जो भी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू बट नॉट ड्यू, ऑल दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, वो सब के सेकंड इफेक्ट इधर आ जाते हैं. टोटल करेंगे तो हो जाता है लाइबिलिटी साइड का टोटल. अच्छा, ये जो भी मैं बैलेंस शीट बोल रहा हूँ ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हेडिंग्स उसी की बात कर रहा हूँ. वैसे तो बैलेंस शीट और भी बड़ा डिटेल में, बट अपने को एग्जाम में उतना नहीं आता है. एकेडमिकली इतना ही चीज़ हमको पता होनी चाहिए. इसमें भी कुछ चीज़ें ही आएगी, तो जो एग्जाम में रहेगा वही अपने को फॉर्मेट में लिखना है, क्वेश्चन में, सोल्यूशन में बनाना है. देन कम्स असेट. असेट में आ जाएगा अपना पहला नॉन करंट असेट, ओके, मतलब लॉन्ग टर्म असेट. उसमें फिक्स्ड असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स. कैपिटल WIP, सेमी फिनिश फिक्स असेट्स होंगे, वो इधर आ जाएंगे. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स.
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो जो भी एडवांस टैक्स जो भी है, ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर डेबिट बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, ओके, तो वो सब इधर आ जाएगा। अदर नॉन करंट असेट में लॉसेज आएंगे बेसिकली, जो भी अपने लॉसेज है, ओके, दैट विल कम हियर अदर नॉन करंट असेट्स में। करंट असेट्स में लॉसेस सबको पता है ना, मतलब जो भी शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो सब उधर आ जाएंगे। करंट असेट में यू हैव करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, दैट इज स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ओके, ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, cash and cash equivalent, that is cash and bank items, okay, that will come there. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, तो ये बेसिकली जो भी शॉर्ट टर्म आपने कोई एडवांसेस दिया है विद इन 1 ईयर को, स्टाफ वगैरह को एडवांस दिया है, तो वो सब इधर आ जाएगा। अदर करंट असेट्स में जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम रिसीवेबल, दैट विल कम देयर। टोटल करेंगे, टोटल आपको मिल जाएगा असेट साइड का, असेट और लाइबिलिटी का टोटल मैच होना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट का टोटल, आई होप सो आपको पता ही है। तो आज जो हम सम करेंगे तो उसमें यही फॉर्मेट यूज्ड होगा, बट उसके लिए अलग से वर्किंग आएगी, ओके। वैसे तो हमने वो 2 चैप्टर में भी की हुई है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा टाइम नहीं आना चाहिए, बट इसमें थोड़ा डिटेल बैलेंस शीट रहेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला है उसमें जो बेसिकली बड़े सम आते थे जब ये बहुत काम का होता था, बट अभी मुझे ऐसा लगता है MCQ रहेगा तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा। तो ये बेसिकली टैक्स के रिलेटेड ये फॉर्मूला है। करंट ईयर का टैक्स और लास्ट ईयर का टैक्स अगर दिया होगा तो इस तरीके से हम लोग को ये फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करना है। अभी क्या रहता है स्टूडेंट्स, इंडिया में बेसिकली वी ऑलवेज गो विद इन, वी हैव अ टेक्निक ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। मतलब हम लोग कैसे करते, एक सैलराइड पर्सन रहेगा ना, उसको उसका टैक्स लायबिलिटी पता है ना, उसके सैलरी में वो TDS कट के उसको सैलरी मिलता है। जैसे मेरा 25,000 रुपये सैलरी है, तो मेरे को हर महीने पता है कि मेरा 10% मतलब 2,500 रुपये कट के ही मुझे सैलरी मिलती है। तो मुझे पता है मेरा साल का 30,000 रुपीज़ टोटल टैक्स लायबिलिटी। बट बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल डजंट नो ना उसकी इनकम कितनी रहेंगी, तो पिछले साल कितनी थी, ये साल कितनी रहेंगी, नेक्स्ट ईयर कितनी रहेंगी, उनको पता नहीं है। तो दे ऑलवेज पे टैक्स ऑन एन आउटस्टैंडिंग बेसिस ना, जनरली, कि मतलब ये साल खत्म होगा जब भी पता चलेगा ये साल की इनकम कितनी, और उसके बेसिस पे दे विल पे टैक्सेस। बट गवर्नमेंट ने बोला फिर ये तो बहुत डिले हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन निकाला है एडवांस टैक्स करके। एडवांस टैक्स मतलब तुम अंदाजे से भर दो तुम्हारी पिछले साल की इनकम और ये साल की एक्सपेक्ट कर कर, अगर तुमने कुछ कम या ज़्यादा भरा हुआ है तो फिर वो एडजस्ट हो जाएगा। कम भरा है तो बाकी का भर दो, और ज़्यादा भरा है तो तुमको रिफंड मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे रिलेटेड अपने यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, तो एक 2 फॉर्मूले यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, तो कभी ऑब्जेक्टिव में आया तो आपको काम आएगा। तो ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स करोगे, ओके, तो आपको जो आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो भी आता है, मतलब अगर शॉर्ट प्रोविजन आएगी या लॉन्ग प्रोविजन आएगी, ओके, तो शॉर्ट प्रोविजन या तो फिर लॉन्ग प्रोविजन या उसको एक्सेस प्रोविजन भी बोल सकते हैं आप, ओके। तो शॉर्ट प्रोविजन आएगी तो P&L डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना, और अगर लॉन्ग आएगी तो P&L के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रॉस डिमांड मींस योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमेशा वो एडजस्टमेंट में दिया होगा ग्रॉस डिमांड, तो अपने को उसके हिसाब से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो ग्रॉस डिमांड से फॉर एग्जांपल एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी आई साल के आखिर में 1 लाख रुपया, बट आपने जो प्रोविजन लास्ट ईयर किया था वो 90,000 का ही प्रोविजन किया था, मतलब आपने 10,000 शॉर्ट प्रोविजन की है, मतलब कम डेबिट किया हुआ है। तो डेबिट करो ना, तो आप P&L डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। और अगर उल्टा केस है, आपने 1,05,000 रुपये भरे हुए, तो आपने ज्यादा भरे हुए 5,000, तो वो आप रिवर्स एंट्री पास करोगे, मतलब उसको P&L के किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे। तो आपको कभी इस तरीके से कुछ MCQ बना के देंगे और आपको नीचे ऑप्शन देंगे, शॉर्ट है, एक्सेस है या डेबिट क्रेडिट, जो भी करना है, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना है। तो 1 लाख इज योर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, but you have made a provision in your books of 90,000, so there is a short provision of 10,000. That 10,000 you will charge in this year to profit and loss debit side. Similarly, आप अगर एडवांस टैक्स भरते हो तो आपकी फॉर्मूला इस तरीके से हो जाती है, ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स, ओके, इज इक्वल टू, तो ग्रॉस डिमांड फिर से अगर 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीस, ओके, और आपने लास्ट ईयर एडवांस टैक्स कितना पे किया है, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। सो एडवांस टैक्स से फॉर एग्जांपल फिर से वो आपको वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, आपने एडवांस टैक्स कितना पे किया। एडवांस टैक्स से फॉर एग्जांपल आपने 1,05,000 रुपये पे कर दिए, तो आपने 1,05,000 भर दिए, जबकि आपके भरना कितना चाहिए आपको 1 लाख रुपीज, योर ग्रॉस डिमांड इज 1 लाख, तो यू हैव मेड एन एक्सेस ऑफ
5000 तो आप 5000 ज़्यादा पे कर दिए, ओके, तो ये आपको क्या आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा। तो अभी इसको किधर लिखना चाहिए, जैसे कि अगर पेबल रहेगा, शॉर्ट भरा है आपने, ओके, तो इट विल गो टू अदर करंट लायबिलिटी। और अगर आपने एक्सेस पे किया हुआ है, ओके, इफ़ यू हैव पेड एक्सेस, अगर आपने ज़्यादा पे कर दिया है तो वो आपको रिफंड आएगा, तो दिस विल गो टू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अभी ये 5000 आया तो 5000 विल गो टू शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। So 1 lakh gross demand minus advance tax. Okay, the difference is 5. You have paid 5,000 more, so you will get a refund for that. Okay, 5,000 rupees. So that will go to short term loans and advances. और अगर वाइस वर्सा केस है, 1 लाख है, आपने 95 भरा हुआ है, तो आपको 5000 पे करना है। इट्स पेएबल, इट्स योर लायबिलिटी, दैट विल गो टू अदर करंट लायबिलिटीज। तो अभी जैसे कि बड़ा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, पहले बड़ा क्वेश्चन आता था तो ये सब पीएनएल बैलेंस शीट में 2 इफेक्ट होते थे, बट अभी खाली पीएनएल का क्वेश्चन है, खाली बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट में ये वाला इफेक्ट करेगा और पीएनएल वाला आएगा तो ये वाला इफेक्ट करेगा, या आपको एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन देंगे तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट को आपको हैंडल करना होगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। सो अभी सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है। तो अभी सम में आया तो ठीक है, मैं कवर अप कर दूंगा, बिकॉज टाइम लिमिट इज सच दैट कि वी हैव टू कवर अप एवरीथिंग, ओके। सो दैट इज वाई मैंने अलग से आपको ये चीज़ समझा दिया। सम में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं आया तो आप एमसीक्यू आएगा तो इससे ज़्यादा और कुछ एमसीक्यू में पूछ नहीं सकते। तो आई होप सो दिस वाला पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे, एक खाली बैलेंस शीट बनाना है और एक में पीएनएल बनाना है। तो बैलेंस शीट वाला मार्किंग कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट। तो जहाँ जहाँ वर्किंग की जरूरत है वहाँ वर्किंग करेंगे, चाहे नहीं है वो सीधा डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे, जैसे हमने बाकी चैप्टर्सों में भी किया हुआ है। सो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, दैट इज स्वराज लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट बनानी है। तो फटाफट ट्रायल बैलेंस की मार्किंग कर लेते हैं। ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2012। फिक्स असेट्स नेट ब्लॉक सीधा फिक्स असेट्स में चला जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल गो टू शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस विल गो टू रिजर्व्स। Debtors will go to trade receivable, creditors will go to trade payable, debentures will go to non-current liability, long-term borrowings. Interest accrued on due on debentures is other current liability. Okay. Provision for tax, assessment year 12-13. अभी ये तो आपने टैक्स में भी पढ़ा, एक प्रीवियस ईयर होता है, एक असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर है आपका 12-13, बराबर है। ईयर एंडिंग 12 है तो 12-13 ही है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया हुआ है करंट ईयर का, तो करंट ईयर का तो सीधा करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। लास्ट ईयर का होता है तो ये फॉर्मूले में एडजस्ट होता है। ये फॉर्मूला बेसिकली इज फॉर लास्ट ईयर टैक्स एडजस्टमेंट्स। तो ये तो करंट ईयर का है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स विल गो टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एडवांस टैक्स विल गो टू लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, आगे फिर क्या दिया हुआ है, proposed dividend, that is short term provision, share issue expenses other non current asset, loss है, prepaid expense, short term loans and advances, okay। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट, ओके। अभी ये बेसिकली प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट बैलेंस शीट में किधर नहीं आता है, कोई एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, तो देखते हैं इससे क्या एडजस्टमेंट है, वो उधर उसका इफेक्ट देंगे। रिडेम्पशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। Cash at bank, cash and cash equivalent, cash in hand also the same. Bill receivable, trade receivable, bills payable, trade payable, okay। उसके बाद schedule of fixed asset दिया है, शॉर्ट फॉर्म में हमें उसको सोफा बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको ओपनिंग दिया है, एडिशन दिया है, डिडक्शन दिया है, क्लोजिंग दिया है। ग्रॉस ब्लॉक के लिए, डेप्रीसिएशन के लिए, और नेट ब्लॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, लैंड बिल्डिंग प्लांट व्हीकल का। ये मैं बता दूँ आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ये भी आपको अलग से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक छोटा सा स्केड्यूल आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया ताकि आपका ये एडजस्टमेंट भी कवर अप हो जाए। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव सिलेक्टेड द 2 क्वेश्चन इन सच अ वे ताकि आपका एमसीक्यू पूरा वो कवर अप हो जाए। तो इन दैट सेंस आई हैव टेकन दिस 2 क्वेश्चन। ऑथराइज कैपिटल दिया इन्फॉर्मेशन, ओके। डिस्क्लोजर में आएगा शेयर कैपिटल के। ऑथराइज मतलब सेबी से जो परमिशन मिलती है शेयर की। हाँ, अभी ऊपर वो प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन जो कुछ दिया था ना, उससे रिलेटेड देखो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम
at par on 1st April 2011 out of the general reserve, but no entries were recorded in the books giving the effect except for the payment standing to the debit of preference share redemption account. ओके, तो कोई इसकी पोस्टिंग की नहीं है, इफेक्ट नहीं की है, तो अपने को इफेक्ट करना है, खाली उधर दिया है पेमेंट आउटस्टैंडिंग इन दी प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन अकाउंट, तो वही खाली किया हुआ है, तो हमें इसकी पोस्टिंग करनी है. तो हम लोग ने SY में एक चैप्टर पढ़ा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो आपको याद रहता है कि वो उसमें एक दो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर दे कि जितना अमाउंट आप रिजर्व्स में से लेते हो उतने अमाउंट का आपको CRR क्रिएट करना होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स. तो यहाँ पर जो पैसा लिया है वो जनरल रिजर्व से लिया, तो जितना जनरल रिजर्व से लिया है उतने अमाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना होगा. तो वो एडजस्टमेंट नहीं की हुई है, तो वो एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे तो एंट्री हो जाती है जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR. यू आर यूटिलाइजिंग द रिजर्व हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो यूज करेंगे तो डेबिट होगा, तो वो नहीं किया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे. इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each in Namrata Limited, okay, on which Namrata Limited made Swaraj Limited, okay, on which Namrata Limited has made and Swaraj Limited has paid a call of 8 per share. Market price of this partly paid shares is 3,90,000. ये सब डिस्क्लोजर है, उधर आपको शो करना है. और 10 रुपये का शेयर है, अभी तक 8 रुपया भरा, मतलब 2 रुपया इज अ लाइबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर. इट्स लाइक अ कंटेंजेंट लाइबिलिटी विच यू हैव टू शो बिलो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो वो सब आपको डिस्क्लोज करना है, बाकी कुछ है नहीं उसका. बहुत सारे डिस्क्लोजर्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही पूछेंगे. सन्ड्री डेटर्स में 1,69,365 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months. ये पुराने वाले डेटर्स है, तो पुराने और नए ये भी बाइफर्केशन करना होता है फॉर्मेट में, वो मैं आपको बताता हूँ. सन्ड्री डेटर्स एंड ऑल एडवांसेस आर अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड. बाकी सब अच्छे हैं, कुछ भी बैड डेट नहीं है. डिबेंचर्स आर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड. दिट इज ऑल्सो अ डिस्क्लोजर. प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट. तो आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. तो अभी आपको फॉर्मेट बनाना है, तो कौन सी चीज़ें आएगी. तो सबसे पहले तो वो इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व, ये तो आएगा. नॉन करंट लायबिलिटी आएगी. नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. करंट लायबिलिटी में आएंगे तो ट्रेड पेएबल है, ओके. यू हैव अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन. 3 आइटम्स आएगी. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो 3 आएगी. करंट असेट में आएगा तो नॉन करंट असेट में आपके पास क्या है, फिक्स असेट्स है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और अदर नॉन करंट असेट, ये लॉसेस, ये 3 आइटम आएंगे. करंट असेट में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करके आएगा. अदर करंट असेट नहीं है, तो 4 आइटम आएगी. तो 4 आइटम आपकी आएगी करंट असेट में, ओके. 3 आइटम आएगी आपकी फिक्स असेट्स में, और 3 आइटम आएगी आपकी करंट लायबिलिटी में, 1 नॉन करंट लायबिलिटी और 2 ऊपर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स आएगा. तो फटाफट जाओ, उतना फॉर्मेट रेडी कर दो, हेडिंग दे दो, वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ स्वराज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012. फॉर्मेट रेडी कर दो, एक पेज का और एक पेज का वर्किंग बनाएंगे. आपको याद होगा स्केड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट कर उसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट वैसे 2 कॉलम बनाना. तो एक पेज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, एक पेज का वर्किंग. तो जहाँ भी डिटेलिंग की ज़रूरत है वहाँ वो वर्किंग में करेंगे, और वो हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे अपने मेन बैलेंस शीट में जो टैली होना चाहिए. और बैलेंस शीट में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर इतना डिटेलिंग में, ताकि आपकी सब एडजस्टमेंट कवर अप हो जाए. तो ये 2 चीज़ बना दो. और तीसरा जो आप बनाओगे वो जो सोफा करके दिया, स्केड्यूल ऑफ फिक्स असेट्स, ओके. तो 4 4 8 2 10 11 कॉलम, ओके. तो टोटल 11 कॉलम्स आपको बनाने, वो सेम टू सेम बना दो. जो फिल इन द ब्लैंक है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो क्या है. तो कभी आपको अलग से एक वर्किंग भी आ गई उस पर, तो आप उसको कर पाओगे. तो फटाफट जाओ, इतना फॉर्मेट रेडी करो, एंड लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. चालू करते हैं अपने वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लेट्स बिगिन.